नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एलिना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एनसीईआरटी बुक के क्लास 10वीं के रसायन विज्ञान के प्रथम चैप्टर का पार्ट 2 आपके बीच में लाया हूं और पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित था, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं और रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उस पर जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम आसान भाषा में कैसे समझेंगे और उसको हम कैसे समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग किया गया है। तो देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम अभिक्रिया जो संयोजन अभिक्रिया उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि संयोजन अभिक्रिया आखिर क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, जिसे पुनः रिएक्शन कर के हम वह तत्व हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि C+O2 यानी C+O2 को हम अभिक्रिया करते हैं तो CO2 प्राप्त होता है और CO2 को पुनः हम यदि हम अभिक्रिया करते हैं तो C+O2 प्राप्त होता है। तो हम यह संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो आइए इसको हम एनसीईआरटी बुक के माध्यम से देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखिए, जैसे कि इसमें दिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो आप CaO याद रखेंगे। संयोजन अभिक्रिया इसमें आपको जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसको यदि हम जल के संपर्क में लाते हैं, बिना बुझा हुआ चूने को जब हम जल के संपर्क में लाते हैं तो हमको बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaO, और जल का सूत्र होता है H2O। उसको यदि हम अभिक्रिया करते हैं तो उससे हमको कैल्शियम यानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इसका प्रयोग हम घर की दीवार की पुताई करने यानी सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। एक बार फिर हम बता देते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और जल का सूत्र होता है H2O, और इसको एक साथ यदि अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसका संकेत CaOH होता है। इसका उपयोग हम घरों की दीवार की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, अर्थात उसका प्रयोग हम प्लास्टर के लिए भी किया जाता है, लेकिन
प्लास्टर घर की सफ़ेदी के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हमें ऊष्मा प्राप्त होता है। ऊष्मा प्राप्त होता है। ऊष्मा प्राप्त होने का कारण ये है कि जब हम इसको CaO को जल में डालते हैं तो ये तुरंत क्या होता है कि ये खौलने लगता है और गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद क्या होता है, इससे भाप यानी वेपराइज्ड यानी भाप निकलने लगता है, जिससे ऊष्मा प्राप्त होता है। और ऊष्मा प्राप्त हो अधिक मात्रा में होता है और ये यदि हमारे शरीर पर या कहीं पड़ जाए तो इससे हमें नुकसान भी होता है। और संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा भी यही है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें दो अभिकारक आपस में मिलते हैं और एक उत्पाद का, हम आपको पिछली कक्षा में बता चुके हैं कि जो लेफ्ट साइड होता है वो अभिकारक का होता है और राइट साइड क्या होता है, उत्पाद का होता है। हम आपको बता चुके हैं, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। इधर होता है अभिकारक और ये राइट साइड में होता है उत्पाद। तो दो अभिकारक मिल करके यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो अभिकारक हैं और ये मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं जो उत्पाद होता है। इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर दिया है कि चूने का प्रयोग, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका उपयोग हम दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया करें, जैसा कि हम पीछे बताए थे आपको। यदि इसी का प्रयोग यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर देते हैं तो हमको संगमरमर प्राप्त होता है और संगमरमर प्राप्त हो जाता है और साथ में जल भी प्राप्त कार्बोनेट के रूप में मिलता है। तो अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन हो जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना होता है और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको हम बोलते हैं संगमरमर। ये बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र हैं और कन्फ्यूजन बहुत तेज होता है इसमें, इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 इसको हम संगमरमर बोलते हैं। इसको याद रख लीजिएगा। इसी तरह के उदाहरण और भी दिए हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनता है। उसी तरह और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि जल है, H2O को ऑक्सीजन के साथ हम अभिक्रिया करते हैं तो हमें जल प्राप्त होता है। इसको हम दो अभिकारक यदि मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर दिया है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं। जब दो तत्व या पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं और उसमें ऊर्जा मुक्त होती है तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा अभी कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं और ये कैसे प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब नीचे उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि देखिए हमारे शरीर में जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारा श्वसन भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, हमारा श्वसन भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चाहे हम जो कोई भी चीज़ हम ग्रहण करते हैं वो भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन क्या होता है हमारे शरीर में आता है और शरीर में जब आता है तो
उससे क्या होता है, हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी ऊर्जा मिलता है। तो ये भी ऊर्जा 6p अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे कि ग्लूकोज को हम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम संपर्क में लाते हैं, ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो हमको CO2 और H2O प्लस ऊर्जा हमको मुक्त होता है। तो ये सभी चीज़ें भी ऊष्मा क्षेपी के अंतर्गत आता है। साग सब्जियां भी खाते हैं तो भी ये क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है विघटित होकर के। साग सब्जियां जितनी भी होती हैं ये सभी अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अब यह अभिक्रिया क्या है, अभी हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, अब पढ़ेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, अर्थात जब एकल उत्पाद को हम रासायनिक अभिक्रिया से गुजारते हैं तो हमको 2 या 2 से अधिक तत्व प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम फेरस सल्फेट है, जैसे कि एकल उत्पाद है। अब उत्पाद को हमने ऊष्मा से अभिक्रिया कराया तो हमको फेरिक ऑक्साइड बना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना और ये सभी चीज़ें हमको प्राप्त हुआ। तो इसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और अभी हम संयोजन अभिक्रिया पढ़े, फिर वियोजन। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 या 2 यहाँ पर एकल उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया कर करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर अभिकारक का निर्माण कर रहे हैं, उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पर हो जाता है, यानी संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में जुटते हैं और वियोजन अभिक्रिया में टूटते हैं। जैसे कि देखिए वहाँ पर चूना पत्थर हमको बना था, कैल्शियम बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना को जब हम जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम संपर्क में किए थे तो हमको क्या बना था, बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ था ना, बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ था। और बुझा हुआ चूना इसको हम संगमरमर भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसी तरह के और भी उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे ये भी उदाहरण दिया हुआ है, ये एकल उत्पाद है और एकल उत्पाद टूट करके 2 अन्य उत्पाद में विघटित हो गया है। देखिए यहाँ पर विद्युत अपघटन के बारे में बताया गया है। विद्युत अपघटन में भी 2 चीज़ें होती हैं। देखिए हाइड्रोजन, प्लास्टिक का ये मग है और एक है ये ऑक्सीजन इसमें दिया गया है और इसमें हाइड्रोजन दिया गया है। इसमें जल है और ग्रेफाइट रॉड है, ये दिया गया है। एक तरफ से बैटरी का पॉजिटिव है और एक तरफ से नेगेटिव है, दोनों को दिया गया है। तो विद्युत अपघटन होने के बाद क्या प्राप्त होता है, तो एक में ऑक्सीजन प्राप्त हो, एक ऑक्सीजन है और एक में हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी उदाहरण दिया गया है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सभी प्राप्त होते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। अभी हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, अब पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में विस्थापित हो जाते हैं। अर्थात जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, लोहे की कील भूरा क्यों हो गया, क्योंकि कुछ दिन तक हम उसको यदि छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, वायुमंडल के संपर्क में आता है और वायुमंडल के संपर्क में आने पर वो क्या होता है कि रिएक्ट करने लगता है और वो क्या होता है, एक नए उस पर परत जम जाता है। जैसे कि यहाँ पर सूत्र पर दिया है, जैसे लोहा है, लोहे का संकेत होता है Fe को कॉपर सल्फेट के साथ यदि हम संपर्क में करते हैं तो क्या होता है, कॉपर
जो है फेरिक सल्फेट बन जाता है और कॉपर हमको एक पूर्ण रूप में प्राप्त हो जाता है। कॉपर अलग से प्राप्त हो जाता है और फेरिक सल्फेट उसका मतलब बदल जाता है वो चीज़ जो उसके साथ संपर्क में आता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व को कॉपर सल्फेट के विलयन में विघटित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात उसमें जो तत्व था उसको क्या किया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया गया। नाम से ही स्पष्ट होता है विस्थापन अभिक्रिया। यानी जैसे कि यहाँ पर है जिंक है और कॉपर सल्फेट है। अब जिंक जो है कि कॉपर सल्फेट यानी कॉपर को अलग कर देगा, यहाँ पर कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट का निर्माण कर देगा। यहाँ पर है PbCuCl2 है यानी कॉपर क्लोराइड है, तो पीबी क्लोराइड बन जाएगा यानी लेड क्लोराइड बन जाएगा और Cu क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहला हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया, तीसरा था विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि ये दिया गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इसके बारे में अब देख लीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आप देखेंगे श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है, जल में अभिलेय है, इस अभिलेय पदार्थ का अवक्षेप कहते हैं। जो पदार्थ अभिलेय होता है उसको अवक्षेप कहते हैं। इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है जिसे अवक्षेपण कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं उसको, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड को आपस में हम संयोग करते हैं। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ संपर्क करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। यानी उसके जो अवक्षेप होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अर्थात सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। यानी ऐसा क्यों होता है कि बेरियम के 2 धनात्मक और सल्फर के 4 की अभिक्रिया बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसके द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि आयन का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान होता है और विस्थापन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व जुड़ करके उनके जो तत्व को अलग कर देते हैं, यानी तत्व जो होता है उसका विस्थापन हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि उनके आयन का आदान प्रदान होता है। अपचयन एवं उपचयन, अगला है अपचयन एवं उपचयन। अपचयन एवं उपचयन, अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है। अपचयन एवं उपचयन। अपचयन क्या होता है पहले इसको जान लीजिए, फिर इसके बाद अपचयन को जानिए। उपचयन में क्या होता है कि जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको हम उपचयन बोलते हैं। और जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको हम उपचयन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे कि कॉपर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इसमें क्या हो रहा है, कॉपर का इसमें से संयोग हो रहा है, यानी इसके जुड़ने से बन रहा है, इसमें
कॉपर ऑक्साइड बन गया तो इसमें क्या हो गया, इसको उपचयन बोलेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, उपचयन बोलेंगे, क्योंकि कॉपर जो था पहले अलग था और ऑक्सीजन क्या था पहले अलग था, दोनों अलग था। तो जब दोनों अलग था तो दोनों एक, इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी इसमें जुड़ गया, ये कॉपर ऑक्साइड बन गया यानी जुड़ गया। तो जुड़ गया, जब वृद्धि होता है तो उसको उपचयन बोलते हैं। जब जुड़ गया तो उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन बोलते हैं। और यही जब अलग होता तो उसको अपचयन बोलते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में है, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर हो गया, क्या हो रहा है, बाहर होता है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, जब बाहर हो रहा है तो इसको हम अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन। और उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है और अपचयन में ऑक्सीजन बाहर जाता है, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो हमने देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ दिया है, जब का यहाँ पर भी रेडॉक्स में क्या दिया है कि ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर चला गया, यानी Zn से ये अलग हो गया। इसको हम बोलेंगे इसको बोलेंगे हम अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है यानी घट जाता है, और उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, फिर दूसरा पढ़ा हमने वियोजन अभिक्रिया, तीसरा पढ़ा हमने विस्थापन अभिक्रिया, चौथा हमने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर इसके बाद हमने पढ़ा उपचयन और अपचयन। यानी इन सब के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की और इसके बारे में हमने अच्छी तरह से जाना कि ये सभी क्या होता है और कैसे हम इसको हम पहचान कर सकते हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया में है कि वियोजन अभिक्रिया में है कि उपचयन है कि अपचयन है कि विस्थापन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसको हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें हम सभी को समझें और जानने की कोशिश की। इसमें एक चैप्टर और रह गया है संक्षारण। संसारण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात यह लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तब वे संक्षारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी पर चढ़ाना संक्षारण के कारण अन्य उदाहरण है। जैसे कि हमने देखा होगा लोहे के ऊपर जो अगर लोहे की पाइप को हम खरद करके रख देते हैं तो कुछ दिन के बाद वो नमी के कारण क्या होता है कि उस पर पीले रंग की पट्टी चढ़ जाती है, जिससे कि क्या होता है, लोग कहता है जंग लग रहा है। तो जंग लग रहा है तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि उस पर जंग न पकड़ सके और वो ज़्यादा दिन तक क्या रहे, सुरक्षित रहे। और जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन आयु उसकी घट जाती है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बारे में आज अपने क्लास 10वीं के NCERT के रसायन विज्ञान के प्रथम चैप्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी किताब NCERT को पढ़ करके उसको समझ करके एक्सप्लेन के साथ समझने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की है। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया तो कृपया इसे शेयर करें और लाइक शेयर कमेंट कर करके अपने दोस्तों को भी इसे रेफर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं क्लास 10वीं के सेकंड चैप्टर के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।